हाँ, तो ये सबसे आखिरी स्टेप है यहाँ पे, है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में। और किसके टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में? वो है NaDH2 और FADH2 के टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा लगभग हमने फिनिश कर लिया है। तो आप ये बताइए कि NaDH2, एक NaDH2 का जब टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा तो कितना प्रोटॉन कहां से कहां गया है? कितने प्रोटॉन का जो है ट्रांसपोर्ट हुआ है और किधर से किधर हुआ है? बिल्कुल सही। तो 6 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है। कहां से कहां हुआ है? कहां से किधर गया है? बिल्कुल सही, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। वहीं जब एक FADH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुआ है तो कितने प्रोटॉन किधर से किधर गए हैं? बिल्कुल सही है। तो ये 4 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है। कहां? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है ना। और कैसे कैसे हुआ है ये सब हमने नोट कराया है। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 डायरेक्ट हुआ था, 2 जो है वो FNM के थ्रू हुआ था, और 2 जो है वो QQ के थ्रू हुआ था, UB क्यूनान के थ्रू हुआ था। तो 2 2 4 और 2 6 हो गए थे। और यहाँ पे कैसे हुआ था? यहाँ पे 2 तो UB क्यूनॉन से हुआ है, और 2 किससे हो गया है? कॉम्प्लेक्स 4 से डायरेक्ट। तो ये आपने पूरा नोट किया था, ठीक है ना। चलिए, तो 6 प्रोटॉन यहां हमने देखा, 4 प्रोटॉन हमने ये देखा। और एक पॉइंट और यहां पे हमने नोट कराया था कि क्या सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्सेज के काम करने का। 5 कॉम्प्लेक्स है यहां पे। तो अगर NaDH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सेज कैसे काम करते हैं? सबसे पहला कौन सा करेगा? फर्स्ट करेगा। फर्स्ट के बाद क्या करेगा? थर्ड करेगा। थर्ड के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही। तो फर्स्ट है, इसके बाद क्या हो गया? थर्ड हो गया। इसके बाद क्या होगा? 4 होगा। और सबसे आखिरी में फिफ्थ का काम आता है। जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगा बताइए। अगर FADH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा तो क्या सीक्वेंस होगा? पहले कॉम्प्लेक्स कौन सा काम करेगा? सेकेंड। FADH2 जब काम करेगा तो पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करेगा? सेकेंड का क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, या बोल सकते हो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज नाम है इसका। चलिए, तो करेक्ट सीक्वेंस बताइए जल्दी से। तो पहले सेकंड काम किया है, फिर कौन काम करेगा? बिल्कुल सही, फिर थर्ड काम का फिर क्या होगा? तो बाकी सब सीक्वेंस वो ठीक ठीक ही है। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके अलावा साइटोक्रोम के सीक्वेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चाहे NaDH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो और चाहे FADH2 का हो, वो बिल्कुल फिक्स है। तो साइटोक्रोम का क्या सीक्वेंस होता है? B C1 CA और A3। यह है इसका करेक्ट सीक्वेंस। ठीक बात है ना। तो ये सारी बातें इसमें हमने नोट कर ली थी, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके आगे इसको कंटिन्यू में करने वाला। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? ठीक है, चलिए। अच्छा, ये पॉइंट हो गया था कि जो साइटोक्रोम C है वो कहां लोकेटेड है। हाँ, ठीक है, आउटर सरफेस पे है कि इनर सरफेस पे है? कहां है बताओ भाई? आउटर सरफेस पे है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के। और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। किसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है? तो कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा? कॉम्प्लेक्स 4 को। थर्ड से 4 को इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कौन करता है? ये करता है। क्या नाम है इसका? साइटोक्रोम C। क्या नाम है? साइटोक्रोम C। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए इसमें। ठीक है, चलिए, अब इसको फिनिश करते हैं हम लोग, कुछ और बातें पढ़ सकते हैं।
चलिए, तो ये एक समरी के जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने पढ़ा है, ऐसे आप इसको नोट करिए, है ना। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि किस मॉलिक्यूल का आप ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो यहाँ पे हमने नोट किया है। प्रोटॉन ट्रांसफर के बारे में यहाँ बात हो रही है, कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है ये बात करने वाले हैं। वाटर मॉलिक्यूल कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये बात करने वाले हैं, और एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से कॉलम बनाइए, आप कॉलम बनाइए, फिर इसके आंसर करने हैं आपको। हाँ, ये जो प्रोटॉन ट्रांसफर की बात हो रही है ये तो कंफर्म ही है आपका, है ना। कहां से कहां? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। तो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसका? एक मॉलिक्यूल है NADH2 का, दूसरे में हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एक FADH2 मॉलिक्यूल का, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना। तो इन सभी सवालों के जवाब देने हैं, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया है, चलो इसका आंसर करो। चलो, तो अगर एक NADH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुआ, यही तो मतलब हुआ ना ETS पढ़ने का। तो बताओ, एक NADH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो कितने प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? बिल्कुल सही, तो आंसर क्या होगा? 6 प्रोटॉन है ना। क्या 6 प्रोटॉन? ठीक है। कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है? कितना? बिल्कुल सही, तो हाफ O2 यूटिलाइज हुआ ना। जो 2 इलेक्ट्रॉन चला था वो फाइनली कौन एक्सेप्ट कर लिया था? हाफ O2। तो ये बन गया था O-2, और प्रोटॉन से जुड़ के क्या बना लिया था? वाटर बना लिया था। अगर आपको याद हो तो एक NaDH2 के टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बाद ये हाफ O2 यूटिलाइज हुआ है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करोगे तो कितना? 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस हुआ होगा। और ये जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है, आप जानते हो ना इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक वाटर कहा जाता है इसे। तो ये मेटाबॉलिक वाटर है, ठीक है। और रही बात एटीपी की, ये तो हम लोग पहले ही काउंट कर लिए, तो ये तो हमें पहले से वैसे ही याद है। बताइए कितना? एक NaDH2 से कितना? 3, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 3। तो 3 हो गए एटीपी। क्लियर है ना। इधर आओ, अगर एक FADH2 की बात होगी तो कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन यूटिलाइज होने की बात होगी तो हाफ ही O2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ O2। वाटर बनने की बात होगी तब भी क्या होगा? एक ही वाटर का मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होगा, जो मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, हम लोग पहले से काउंट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 कैसे हो गया? क्योंकि जब 2 प्रोटॉन
यहां पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जैसे हमने पीटर मिकल की थ्योरी पढ़ी थी ना फोटोसिंथेसिस में, तो प्रोटॉन कहां इकट्ठा हुआ था वहां पे? फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ा था, पीटर मिकल की थ्योरी हमने पढ़ी थी, प्रोटॉन कहां एक्युमुलेट हुआ था? ल्यूमेन, थालाक्वाड के ल्यूमेन में, है ना। फिर वहां से क्या हुआ था, प्रोटॉन कहां आता था? स्ट्रोमा में आता था, और वो जो ग्रेडियंट आपने प्रोटॉन का बना रखा था वो ब्रेक होता था, तो फिर एटीपी बनता था। यहां कहां इकट्ठा हुआ है प्रोटॉन? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो यहां देखो, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन जा रहे हैं तो वहां ग्रेडियंट इकट्ठा हो गया, ढेर सारा बन गया। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके एक और क्या हो गया, ज्यादा प्रोटॉन और एक और कम प्रोटॉन। तो फिर प्रोटॉन किधर से किधर भागेगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो इस बार प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा और एटीपी जनरेट होगा। चलो, जब दो प्रोटॉन जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बनता है एक एटीपी। दो जाएगा, दो जाएगा, दो जाएगा, 6 पे 3 बनेगा, तो 4 पे कितना बनेगा? 2 बनेगा। इधर आओ, इसका आंसर करो फिर बता। चलो बता। एक ग्लूकोज का टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना प्रोटॉन और कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, और वाटर कितना प्रोड्यूस होने वाला है, और एटीपी कितना प्रोड्यूस होने वाला है। पूरा एटीपी काउंट करा दिया है, कितने ऑक्सीडेटिव से कितने सबस्ट्रेट लेवल से, ये सारी बातें हो गई हैं। चलो जल्दी से बताओ क्या बताना है इसमें। हाँ? अब क्या बता दोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर एक ग्लूकोज का टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो, तो कितना NADH2 और कितना FADH2 प्रोड्यूस है, वही बता दो तो आंसर आ गया। तो बताओ कितना NADH2 प्रोड्यूस होगा। हाँ, पक्का ना? ठीक है, कितना ग्लाइकोलिसिस में? कितना ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस में कितना? कैसे 10 हुआ बताना जरा हमें। दो ग्लाइकोलिसिस में, दो हो गया लिंक पाथवे में, और 6 हो गया क्रेब साइकिल में। कितने हो गए? 10 हो गए। तो 1 ग्लूकोज करने का यह मतलब है, देखो इधर, इसका मतलब है कि 10 NADH2 प्लस, क्या प्लस, कितना? बिल्कुल सही है, 2FADH2। इतना ही तो हो गया। यही तो ऑक्सीडेटिव वाला है, बाकी तो सबस्ट्रेट वाला था, 4 एटीपी है ना। तो बताओ, 10 NADH2 है। हाँ, तो उससे कितना प्रोटॉन जाएगा? अरे भाई, एक से कितना जा रहा है? 6। तो 10 से कितना जाएगा? 60। एक से कितना जा रहा है? तो 2 से, तो 60 और 8, 68। 68 प्रोटॉन गए। ठीक बात है ना। चलो इधर आओ। हाँ, कितना होगा? कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा? ये देखो, 10 और 2, 12। 12 हाफ O2 होंगे। तो 12 हाफ O2 करने का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही है, O2 है। O2 आपको याद भी है ना, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है, कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है? अरे रेस्पिरेशन के रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है? क्या इक्वेशन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का? ग्लूकोज प्लस कितना O2 है? सही है, और क्या? इधर आओ। बिल्कुल सही, 12। कितना? इसमें क्या सोचना है ना, 34 AT। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं, चलिए, दो मॉलिक्यूल में नोट कर रहा हूं, आप इसको रूम पे करके घर पे करके देखिएगा। लिया गया है, एक लिया गया है क्या, पारुक एसिड।
ठीक है, एक पारुक एसिड है, एक और काम ले लो, ये है एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। इसका आंसर करना रहेगा आपको, तो आप हमें करके बताएंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में, हाँ, वन वन मॉलिक्यूल है, यहाँ लिखा हुआ बहुत क्लियर लिखा हुआ है, वन वन पारुविक एसिड है और वन एसिटाइल कोएंजाइम है। इसके आंसर आपको करने रहेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसका फिनिश कर लिया है, सवाल जितने भी है सब कुछ आपको बता दिया है ना। कितने कॉम्प्लेक्स हैं ईटीएस में, कितने कॉम्प्लेक्स है? 5 कॉम्प्लेक्स है, नाम बताइए। पहला क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा क्या है? FADH डिहाइड्रोजिनेज इज आल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कौन सा है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। चौथा क्या है? सी ऑक्सीडेज, है ना। और पांचवा क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है। 4 कंपोनेंट कौन से हैं? FMN, आयरन सल्फर प्रोटीन मॉलिक्यूल, FES। और क्या है? यूबिक्विनोन इज आल्सो नोन एज कोएंजाइम Q। यूबिक्विनोन को क्या बोला जाता है? कोएंजाइम Q। ठीक है। और जब यूबिक्विनोन जब रिड्यूस होता है तो बनता है UQH2, और वो क्या है? यूबिक्विनॉल। क्या है? यूबिक्विनॉल। ठीक है। किसको बताया कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है? हा? कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मोबाइल है? साइटोक्रोम C। कहां है? आउटर सरफेस की इनर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये सब सवाल बहुत हिट है, आप याद रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं है। ठीक है, तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना रहेगा। इसको फिनिश कर लिया है ना? कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 2 कॉपर सेंटर लिए हुए है? कौन सा है जिसमें 2 कॉपर सेंटर है? कॉम्प्लेक्स 4। क्या क्या है उसमें? नोट करा है, जो चीजें नोट करा है वो भी नहीं याद रखते हो। साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, और 2 कॉपर सेंटर है, कॉपर A और कॉपर B। सब कुछ बताया है यार, दोहराते ही नहीं हो। ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल देख लिया है ना। कॉपर ये है और ये क्या है? कॉपर B है और 2 साइटोक्रोम है। ठीक है, ये है चौथा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है चौथे का? सवाल जरूर आएगा यहां से, टेस्ट में नहीं, नीट में बता रहा हूं। तो ये पांचों कॉम्प्लेक्स बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, है ना। तो आप इसको याद करिए, अच्छे से याद करिए, बोलना नहीं है। पहला क्या है? कौन सा यार, चलो बताओ, पांचों कॉम्प्लेक्स के नाम बताओ, चलो आराम से बताओ। पहला क्या है? बताओ भाई। नहीं याद है? क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं याद है? कितना आराम से, कितना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं यार, तब भी नहीं याद कर पा रहे हो। चलो, हाँ, चलो भाई, सबसे पीछे पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजनेज। दूसरा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तीसरा? BC1 कॉम्प्लेक्स। चौथा? C ऑक्सीडेज। पांचवा? पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ।
डर है? चलो बैठो। पांचों कॉम्प्लेक्स के नाम बताओ। बताओ भाई, पांचों कॉम्प्लेक्स नाम बताइए। क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद हो पा रहा? चलो भाई बताओ, पांचों कॉम्प्लेक्स तुरंत याद करिए अभी। सबको बताना पड़ेगा तभी मैं बढ़ूंगा आगे, नहीं तो अभी बंद कर दूंगा क्लास इसी पे। अब याद ही नहीं कर रहा तो यार, ये सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, तो खुद ही पढ़ो। फिर यहाँ क्यों आ रहे हो यार? झूठ में नींद भी खराब कर रहे हो अपनी। साइटोक्रोम बी C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और पांचवा क्या? एटीपी या एटीपी। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, ये देखो भाई, चलिए यहाँ पे मैं इसमें एरो दिखाना चाह रहा हूं। इधर दिखा दो कि इधर दिखा दो? ये सही है? क्या दिखा रहा है ये? क्या दिखा रहा है ये? क्या दिखाना चाह रहा है ये? ओके, तो फिलहाल सबसे पहले ये बात, चलो तो ये देखना, ये है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? ये है इनर, लिखा ही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को क्या बोल सकते हो? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक बात है। चलो, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, आप समझ गए होंगे पूरा। तो ये कौन सा जगह है? ये बिल्कुल सही, ये है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तो बता ही दिया, ये कौन सा जगह है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है? चलो, तो प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा हुए थे? प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हुआ था, कहाँ? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस, तो हमने पढ़ा था प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा हुआ था? ल्यूमेन और थालाक्वाइड में। तो ये डिफरेंस है। वहां पीटर मिकल की थ्योरी जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा? प्रोटॉन कहां इकट्ठा हुआ था? ल्यूमेन में। और आज अगर हम पीटर मिकल की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? कहां प्रोटॉन इकट्ठा हुआ है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ओके, तो अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के एक और ज्यादा प्रोटॉन है और एक और कम प्रोटॉन है। देखो इधर, अगर ज्यादा प्रोटॉन है इधर, तो पीएच क्या होगा? बोलो भाई। पीएच कम होगा। और इधर कम प्रोटॉन है तो पीएच क्या होगा? तो पीएच हो गया ज्यादा। पीएच हो गया ज्यादा। अब एक ग्रेडियंट बन चुका है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। बन चुका है ग्रेडियंट, इधर ज्यादा प्रोटॉन है, इधर कम है। तो प्रोटॉन किधर से किधर डिफ्यूज होगा? क्यों डिफ्यूज बोल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जो एफ नॉट है वो क्या कराता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पीटर मिकल की थ्योरी में पढ़ा था। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है।
और बहुत क्लियर, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये एरो इधर होगा। अब क्या कर रहे हैं, ये एरो दिखा क्या रहा है, क्या दिखा रहा है एरो? एरो दिखा रहा है ब्रेकिंग हो रहा है किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट का। प्रोटॉन ग्रेडियंट अब क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, यहां पे जो F1 पार्ट है, आप जानते हो ना यहां पे कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेज। क्या है, एटीपी सिंथेज। तो दो प्रोटॉन इधर से इधर आ गया, इधर से इधर बोल रहे तो समझ पा रहे हो ना, किधर से किधर, कहां से कहां, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहां आ गया है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या ब्रेक हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हुआ, और इसी के साथ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन चुका है, एटीपी का प्रोडक्शन हो चुका है, एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, चले तो इतनी बात जैसे लिखा हुआ है इसी फोटो में जल्दी से बनाइए, जो एनसीईआरटी वाला पेज है, ऐसे बनाइए जल्दी से। हाँ हाँ, और इसमें आपको दो दो मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये एक ही मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर। नहीं तो आप सोचे 1 2 3 4 मेम्ब्रेन कहां से आ गए, है ना, चार नहीं है, ये एक है, ये एक। जल्दी फिनिश करिए। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन कर लिए हो, किए, फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन किया कि नहीं अभी, सीधे टेस्ट में ही करते हो क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, वो भी ठीक है, दोहराने के लिए वो भी क्वेश्चन बैंक जो टेस्ट में दिया जा रहा है ना सवाल, वो सही है। जब भी दोहराना तो वो सवाल आप दोहराइए तो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, तो सही से पढ़िएगा। सबसे पहले जो आप अपने नोट्स में या एनसीईआरटी में जो किनारे लिखते हैं आप उसको पढ़िए, उसके बाद से एनसीईआरटी जो है रीडिंग लगाइएगा। तो 50 लाइनें इस बार हमने अलग किए हैं, तो 50 लाइनों में 10-12 सवाल फ्रेम करके दूंगा मैं, है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट का। तो आप सही से पढ़ के आइएगा, नहीं तो आपके बहुत सवाल गलत होंगे। फोटोसिंथेसिस का टेस्ट वैसे भी जो है आसान नहीं होता, चाहे जितने आसान सवाल रहेंगे गलत ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो सही से दोहराइएगा। इसको फिनिश कर लिया ना, ये समझ चुके हो ना पूरा? चलो ठीक। हाँ, ये कौन सा फास्फोराइलेशन है, कौन सा अरे भाई क्या होता है फास्फोराइलेशन, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बनना, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा तो ऑक्सीडेटिव है, और जब ये क्लोरोप्लास्ट में हुआ था तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, फोटॉन के प्रेजेंस में हो तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही, तो ये एरो दिखा रहा है क्या, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बताना जरा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की साइट क्या है, क्या जगह है, किस जगह हो रहा है? अरे माइटोकॉन्ड्रियम तो हो ही रहा है, और स्पेसिफिक होके बताओ कहां हो रहा है, ये क्या है, ये कौन सा हिस्सा है, बोलो। F1 हेड पीस है, ये क्या है, F1। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है, F1 हेड पीस में होता है, क्योंकि F1 हेड पीस में ही ये एंजाइम है, नाम एटीपी सिंथेज का। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा पाथवे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है ना, ठीक। हाँ, ये देखना, ये पीएच जो नोट किया है उसको भी नोट कर लेना, इस पे भी सवाल फ्रेम करते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हो यार, जहां पे ज्यादा प्रोटॉन होगा वहां पीएच क्या होगा, हाँ, कम होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये, आगे बढ़ा जाए। ओके।
चलो यार देखो, एक बात और, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने सब कुछ समझा दिया है आपको, क्या सही बात है हमने आपको बता दी है। फिलहाल एक स्टेटमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, ये पढ़िए जरा। चलिए, तो जो हमने पढ़ा है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या बताया आपको, एक एटीपी बनाने के लिए कितने प्रोटॉन जा रहे हैं? 2 प्रोटॉन जा रहे हैं, ठीक बात है ना। अरे सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कितने प्रोटॉन जा रहा है? 2 प्रोटॉन जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा इसको पढ़ो, कितना बोल रहा है? 4 प्रोटॉन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 4 प्रोटॉन, है ना। पता नहीं क्यों ये कंफ्यूज है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो हम कहेंगे करेक्ट। वो इस वजह से क्योंकि क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, इसे मानना पड़ेगा हमें। ठीक, तो हमने समझ लिया है, सीख लिया है। फिलहाल अगर ये स्टेटमेंट आएगा, है ना, तो आपको करेक्ट मानना होगा इसे। इसको बॉक्स बंद कर लिए, इसको हाईलाइट करिए आप, ठीक है। हाँ, तो ही लिखा हुआ है किस वाले में? मेरे पास तो सबसे नया वाला है। सबसे नई किसके पास है? कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा है ना। वैसे टू टू ही करेक्ट है। फिलहाल अगर यह स्टेटमेंट आएगा तो आप कहना, क्योंकि हमारे पास जो फोल्डर मैंने खोला है सबसे नई है, एनसीईआरटी। तो 4 प्रोटॉन है, इसमें 2 होना चाहिए था। अरे यार मेरी बात समझ गया ना। हाँ तो ठीक है, तो हाईलाइट कर लो। इसको बॉक्स में बंद करो। ये पहले पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जो है इस पे हाईलाइट करा रहा है आपको। चलिए दिखाइए। देयर कैन बी ए नेट गेन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? कितना? 38। क्या होगा? 38 होगा। हाँ, आपको याद है ना कि 36 सिर्फ कब करना है? 36 एटीपी आंसर सिर्फ कब करना होता है हमको? HLK, हार्ट के सेल में, लिवर के सेल में, और किडनी के सेल में। यहां 36 एटीपी होगा। अगर वो सवाल में मेंशन करे, क्या मेंशन करे कि हार्ट का सेल है, लिवर का सेल है और किडनी का सेल है। ओके, हाँ सही कर रहे हो। ओके, ठीक, सही कर। हाँ चलो भाई, अगर 38 एटीपी आया है तो ये कौन सा शोल्डर चला होगा? कौन सा होगा? बिल्कुल सही। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। मैलेट एस्पार्टेट, तो मैलेट एस्पार्टेट शटल है। अगर 36 की बात हो तो क्या होगा? तो होगा, ये सब आपने पढ़ रखा है ना, फास्फोग्लिसरॉल शटल, तो फास्फोग्लिसरॉल है। हाँ, 36 के लिए क्या क्या होगा? न्यूरॉन हो गया, और
दूसरे जो मसल हैं, दूसरे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कार्डियक मसल है वहां पे क्या बोल रहे हो आप? ठीक, यहाँ देखिए क्या कह रहा कि नेट गेन जो है 38 एटीपी का होगा। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करेगा सवाल में, ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, नेट गेन कितना है, कुछ भी नहीं बोलेगा तो हमारा आंसर क्या है? 38 रहेगा। ठीक है, 38 रहेगा। माइलेट एक्सपोर्टेड शटल का नाम लेगा तब भी हमारा आंसर क्या है? 38 है। ठीक है, अगर वो स्पेशली पूछे कि न्यूरॉन के सेल में नॉर्थ सेल में क्या होगा, तब हमारा आंसर क्या होगा? 36 होगा। वो हमने अलग से पढ़ा है उसको, है ना, शटल, तो आप याद रखना। ठीक, यहां देखो 38 है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आंसर क्या है? 38 है। तो दो सवाल फाइनली आप ध्यान से सुन लो। जैसे ग्लाइकोलिसिस में कहेगा नेट गेन क्या है? 2 एटीपी। अब कैसे आंसर करना है? अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर क्या है? अगर एन एरोबिक रेस्पिरेशन मेंशन कर रहा है तब भी क्या है? 2। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन मेंशन कर रहा है तो 8 एटीपी होगा। ठीक है, तो यह सवाल क्लियर है आपका? अब इसको देखो, अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा तो क्या आंसर है? मतलब सवाल ये कहेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेक डाउन करने का मतलब रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक है, कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो आंसर क्या है? 38 रहेगा। ठीक है, 38। अगर खुद ही वो हार्ट, लिवर और किडनी के सेल के बारे में बात कर रहा है या माइलेट एक्सपोर्टेड शटल के बारे में बात कर रहा है तब भी हमारा आंसर क्या है? ठीक है, अगर वो फास्फोग्लिसरॉल शटल मेंशन कर रहा है सवाल में, या वो न्यूरॉन के बारे में बात कर रहा है, ब्रेन सेल के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर क्या करोगे? 36। फिलहाल कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आंसर क्या है? 38। गलत नहीं होना। ठीक है, 38। चले, यहाँ पे जरा देखना, एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करने के लिए दो तीन लाइनें दी हुई है, जरा देख लो, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। देखना जरा इधर, कंपेयर कर रहे हैं फर्मेंटेशन को और एरोबिक। फर्मेंटेशन करने का मतलब कौन सा? रेस्पिरेशन, बोलो भाई। तो फर्मेंटेशन करने का मतलब क्या होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसका मतलब। चलो अब ध्यान से सुन लो, अब जानते ही हैं। ओके, तो फर्मेंटेशन में कैसा ब्रेकडाउन होगा? पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। और इन प्रोडक्ट आप जानते हो क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था यार, जो एक साइड में लिखा था एरोबिक और एक साइड में लिखा था, यहीं से शुरू किया है चैप्टर पढ़ना, तो ये तो आप जानते ही हो। दूसरा देखो, फर्मेंटेशन की बात करोगे तो नेट गेन कितना होगा? सब याद करोगे यार तुम लोग, कितना होगा नेट गेन? तो मॉलिक्यूल होगा एटीपी का। ठीक है ना? चलिए, ठीक, तो इन फर्मेंटेशन देयर इज ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 एटीपी molecule for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecule of ATP are generated under aerobic। तो एन एरोबिक के कंपेयर में कितना गुना, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना गुना एटीपी रिलीज हुआ है? क्या गुना? यहां देखो कितना एटीपी है, 2 एटीपी है, और यहां कितना है? 38 एटीपी है। क्या गुना? 19 गुना, 19 गुना 38 ना, कितना गुना? 19 टाइम, 19 गुना ज्यादा एटीपी जनरेट हुआ है। मूर्ख हो क्या तुम लोग यार? 2 एटीपी यहाँ है, 38 यहाँ है, 19 गुना 38 होता है, तो कितना गुना? अरे 19 गुना होता है ना 38।
ठीक तो है, 19 गुना। ठीक, आगे आओ, चलो अगला पॉइंट देखो। ये भी ट्रू एंड फॉल्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये भी मैं ट्रू एंड फॉल्स में दूंगा। ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। NaDH oxidize to NAD rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर टर्मिनल ऑक्सीडेशन की बात होगी NaDH2 की, है ना, तो बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होगा। कहां, किस रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। और जबकि जब फर्मेंटेशन की बात होती है तो आप जानते हो NaDH2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वहां पे NAD से क्या बनता है, NaDH2 बनता है। मतलब NAD क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है। और यहाँ पे NaDH2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होता है। तभी तो हमने कहा था वहां पे 6 ATP का क्या था, नुकसान था। चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक हो, दोनों कालों में जाके देखिए लिखा हमने लॉस ऑफ कितने एटीपी का, 6 एटीपी का। अरे ये बेसिक डिफरेंस है भाई। वहां पे तो NaDH2 क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। NAD से क्या बना था, NaDH2। यहाँ पे ETS में हमने क्या पढ़ा, NaDH2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। और सुनो, यहाँ जो NaDH2 बना है ना, वो बहुत स्लो ऑक्सीडाइज होता है। देखो क्या कह रहा है, तो NaDH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD में, रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन। तो बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि कोई एटीपी हमें दे ही नहीं पा रहा वो। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन NaDH2 का कहां बहुत फास्ट होगा, एरोबिक में, और कहां बहुत स्लो हो रहा है। और इतना स्लो हो रहा कि वो एटीपी हमें दे ही नहीं पा रहा है। तभी तो नेट गेन सिर्फ कितने का बचा हुआ है, 2 का बचा हुआ है। नहीं अगर ऑक्सीडाइज हो जाता तो 6 एटीपी का और फायदा हो जाता है ना, जो कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। और ये तो रेस्पिरेशन के डिफिनीशन में नोट कराया था। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एम्फीबोलिक पाथवे है। क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट्स हैं क्रेब साइकिल के, है ना, पहली बात तो कैटाबोलिन हो ही रहा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से आपने देखा कि वो फाइनली टूट जा रहा है, CO2 और वाटर बन जा रहा है। तो कैटाबोलिन तो है ही, लेकिन क्रेब साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट हैं जिनसे और भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। जैसे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो सकता है, दूसरा अमीनो एसिड बन सकता है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से, है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल नए सिंथेसाइज भी हो सकते हैं इनके इंटरमीडिएट से। तो कैटाबोलिक के साथ साथ कैसा हो गया, एनाबोलिक हो गया। इस वजह से कैसा पाथवे होगा रेस्पिरेशन, एम्फीबोलिक पाथवे होगा। कैसा होगा, एम्फीबोलिक पाथवे होगा। ठीक बात है, एम्फीबोलिक। ठीक, हाँ। अब एम्फीबोलिक पाथवे है, इन लाइनों को मैं बाद में पढ़ता हूं। सबसे पहले ये दिखाता हूं आपको, जो सबसे मेन सवाल है पहले वो आपको याद। चलिए, आप जानते हैं कि प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सीक्वेंस आपको याद कराया था ना, तो बता भाई। हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सीक्वेंस क्या है किसी सेल में, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है, उसके बाद से किसका नंबर आता है, हाँ बिल्कुल सही, फैट का नंबर आएगा, है ना। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो सबसे बाद में प्रोटीन का नंबर आता है। और प्रोटीन का नंबर जब तक आता है ना, बोल देते हैं कि सेल किससे गुजर रहा है, स्टार्वेशन से गुजर रहा है। सेल जो है अब वो भुखमरी के कगार पे। ठीक है, स्टार्वेशन से क्या होता है, स्टार्वेशन प्रोलॉन्ग फास्टिंग, है ना, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। ठीक है, जैसे मान लो आप एक दिन खाना नहीं खा रहे हो, है ना, तो कहेंगे कि आप फास्ट कर रहे हो, है ना, आप फास्टिंग में हो। लेकिन खाना ही नहीं मिल रहा है ना, कई दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ठीक है, 4-5 दिन हो गए हैं, तब क्या बोलेंगे, किससे सफर कर रहे हैं, स्टारवेशन से। अब इस दौरान 10 दिन किसी को खाना नहीं मिला है, तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहा होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की, तो वो भी खत्म हो गया होगा।
उसके बाद किसका नंबर आया होगा, फैट का, वो भी कंज्यूम हो जाएगा। फिर आखिरी में किसका नंबर आएगा, प्रोटीन का। और प्रोटीन का नंबर आने का मतलब अगर एनिमल बॉडी में प्रोटीन यूटिलाइज होने लगा तो मसल का क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मसल का ब्रेक डाउन होने लगेगा। ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस है, कहने का मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट अगर एनर्जी नहीं दे पा रहा है, एटीपी नहीं दे पा रहा है, तो किसका नंबर आ जाएगा, अगर ये भी खत्म हो गया, ये भी कंज्यूम हो गया, तो किसका नंबर आ गया, प्रोटीन। तो प्रोटीन का नंबर कब आता है, स्टार्वेशन के समय आता है। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे हमने पढ़ा है। ग्लूकोज वाला देखो, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, फाइनली कहां तक आ गए, क्रेब्स साइकिल तक। और यहाँ पे जो भी NADH2 और FADH2 बना उसको कहां ले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और क्या निकाल लिया, ATP। तो ये पूरा पाथवे हमने पढ़ा ही है ना। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, लिंक पाथवे पढ़ा, ये क्या है, लिंक पाथवे पढ़ा, और क्या पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा। ठीक बात है। चलिए, अब ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, प्रीफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये। ठीक है ना। चलिए, अब मान लो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो, का नंबर आएगा, फैट का नंबर। ठीक है, तो अब हम फैट से एटीपी बनाने जा रहे हैं, इसको ब्रेक करके। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप फैट को ब्रेक कर रहे हो तो फैट इस रेस्पिरेटरी पाथवे में कहां से इंटर करेगा, कहां से आएगा इसमें, वो कैसे जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्योंकि एटीपी बनाने के लिए तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमें कहीं ना कहीं इस पाथवे में आके जुड़ना पड़ेगा, लिंक होना पड़ेगा। किस पाथवे में, कार्बोहाइड्रेट वाले। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। फैट ब्रेक होता है ना, फैट को तोड़ेगा एंजाइम है लाइपेज। फैट को कौन ब्रेक करता है, लाइपेज। लाइपेज ब्रेक कर देगा उसे किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ध्यान से सुनो, देखो इधर यार, तो फैट टूट गया किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ध्यान से सुनना, फैटी एसिड रेस्पिरेटरी पाथवे में कहां से इंटर कर रहा है, यही सवाल होता है। कहेगा कि फैटी एसिड रेस्पिरेटरी पाथवे में कहां से इंटर हो रहा है, किस मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, और हाँ, ये रिएक्शन बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्या बोला जाता है, तो ये है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और इससे क्या होगा, जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल को एंजाइम के थ्रू कहां इंटर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पाथवे। तो सवाल बहुत क्लियर है, फैटी एसिड कहां से इंटर करेगा, कहां से, एसिटाइल को एंजाइम से। जबकि ग्लिसरॉल कहां से इंटर करेगा, देखो इधर, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। कहां से करेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से करेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। बाकी जब इसमें आ गया तो बाकी कहानी आप जानते ही हो, है ना। अरे ये सेम पाथवे हो गया ना, फिर एसिटाइल को एंजाइम से फिर, है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलके सिट्रिक एसिड, और पूरा पाथवे चल जाएगा। इधर आओ, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, सवाल कहेगा प्रोटीन कहां से इंटर करता है, तो पार्विक एसिड। कहां से, पार्विक एसिड। ठीक बात है ना। अब मैं इसको ऐसे नोट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए।
चलो ध्यान से देखो इसके, देख ये देखना, ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, फैटी एसिड। क्या लिखा हुआ, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड कहां से करेगा इंटर, फैटी एसिड करता है इंटर कहां से, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक, कैसे याद रखेंगे, एफ फैटी एसिड लिखे तो एफ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए फॉर एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अगर आखिरी समय भी नहीं दोहरा पाए तब के लिए, तो फैटी एसिड में इसमें तो याद रखेंगे ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, ये देखो ये और आसान है, पी से प्रोटीन, प्रोटीन टूटेगा तो बनेगा अमीनो एसिड, है ना, पी से प्रोटीन और पी से पारुविक एसिड, पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर पारुविक एसिड। फैटी में तो इसी के जस्ट बात है यार। ठीक, जो बच गया ये है ग्लिसरॉल, और वो कहां से इंटर हो रहा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP। तो ग्लिसरॉल कहां से इंटर करेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। सुनो 1 2 3, यही 3 सवाल हैं इसमें। ठीक है, यही 3 सवाल हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक है ना, बाकी जैसे ये फ्लो चार्ट दे सकता है और कहेगा कि इन मॉलिक्यूल को पहचानना रहेगा, और इन मॉलिक्यूल को पहचानने का मतलब वही हुआ जो सवाल हम पढ़ के आ रहे हैं, ये कहां से इंटर हो रहा है, आप ये पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, बस ये जानने का मतलब। जैसे क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का इंटरकनेक्टेड पाथवे है, कि कैसे ये रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करके एटीपी सिंथेसाइज करेगा, बताना कि ये इंटरमीडिएट क्या है, ABC। ना सवाल यही है ना, बस पूछने का तरीका बदल गया है, तो समझ गया हो गया। ग्लिसरॉल कहां से करता है इंटर, हाँ वैसे भी ये देखो ये क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, है ना, और वो फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट स्प्लिट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ना, या आपने याद कर लिया ग्लिसरॉल कहां से इंटर करेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इधर आओ, ये देखो ये प्रोटीन है तो कहां से इंटर करेगा, कार्बिक एसिड, और ये फैटी एसिड है तो कहां से इंटर करेगा, ए फॉर एसिटाइल कोएंजाइम, ये। ठीक है, तो हाँ ये तीनों सवाल जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे नोट करो और तुरंत याद करो। तो फैटी एसिड कहां से होगा इंटर, क्लियर है ना, अब तो एसिटाइल कोएंजाइम में। प्रोटीन कहां से, पार्विक एसिड, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पार्विक एसिड, और बचा क्या, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल कहां से, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये 3 सवाल हैं इस, ठीक है, याद रखना। नोट कर लिया है, ऐसे नोट किया जैसे लिखा है। ओके, इसको बॉक्स बंद करो, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। ग्लूकोज इज प्रिफर्ड या फेवर्ड, तो सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट है ना। चलो, all carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration। ठीक बात है ना, जैसे मान लो सुक्रोज है, सुक्रोज है तो पहले सुक्रोज अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में इंटर होना चाह रहा है तो पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, सुक्रेज एंजाइम की, वो ब्रेक कर देगा उसको ग्लूकोज में और फ्रक्टोज। ठीक है, जैसे मान लो स्टार्च है ना, तो पहले उसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में। मान लो पहले ग्लाइकोजन है तो किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा पहले, ये मतलब। ठीक है, other substrate can also be respired as has been mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन पहले ग्लूकोज में बदलेगा, नहीं, प्रोटीन ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, फैट ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, प्रोटीन कहां से जाता है, पारुविक एसिड। तो कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में बदलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो उसे ग्लूकोज में नहीं बदलना है, वो जिस स्टेप में जाएगा वो आपको याद करा दिया। ठीक है ना, चले ओके। पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंस सबस्ट्रेट, कह रहा कि वो फिगर आप देख लीजिए, तो हमने पहले ही देख लिया कहां से इंटर कर रहा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या
है उसमें क्या लिखा हुआ है? चलो देखो भाई क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू, तो फैटी एसिड कहां से इंटर होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में बना करके इंटर होगा रेस्पिरेटरी पाथवे में, क्या? बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में वुड बी विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। लेकिन हाँ, अगर दोबारा उसको फैटी एसिड ही बनाना हो तो ये यूटिलाइज हो जाएगा क्या? टाइप, ठीक है ना, क्योंकि फैटी एसिड टूटता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? फैट टूटेगा तो क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है चलिए। हाँ, सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ protein 2 respiratory intermediate form the link, breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism, because respiratory pathway involve both anabolism and catabolism it would be hence better to consider, इसी वजह से रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या कहना अच्छी बात होगा? एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाए, क्या बोला जाए? एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाए, क्या कहने के बजाय कैटाबोलिक। फिलहाल अगर एम्फीबोलिक पाथवे नहीं है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक में सेलेक्ट करना हो तो क्या सेलेक्ट करना होगा? कैटाबोलिक। फोटोसिंथेसिस को क्या सेलेक्ट करते हैं? एनाबोलिक, एनाबोलिक, ठीक है, एनाबोलिक बोला, ठीक। हाँ, इसमें यही सवाल है यार, जो सवाल था दिखा दिया। ओके, अब सबसे आखिरी पार्ट है और इसमें आपको याद करना है आरक्यू। क्या होता है आरक्यू? रेस्पिरेटरी क्विसेंट। क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है आरक्यू, ठीक है। चलिए, अच्छा सब लोग जानते हो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 क्या होता है? हाँ, रिलीज होता है, इवॉल्व होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? यूटिलाइज होता है या कंज्यूम होता है ना? यूटिलाइज होता है या कंज्यूम होता है। तो आरक्यू किसका रेशियो है? बता भाई किसका रेशियो है? आरक्यू रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक बात है ना? अब ये तो अंडरस्टूड है, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, आप जानते हो CO2 के बारे में बात हो रही है और रेस्पिरेशन में बात हो रही है, तो CO2 क्या हो रहा होगा? इवॉल्व हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा, ठीक है ना? तो यही याद रखना है आपको, ठीक। कभी कभी सिर्फ यही पूछता है कि आरक्यू, है ना, सही इक्वेशन कौन सा मेंशन है आरक्यू के लिए? रेस्पिरेटरी क्विसेंट के लिए, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी क्विसेंट के लिए, ठीक। तो ये करेक्ट है, क्या करेक्ट है? BCO2 अपॉन BO2। और अब तो इतने पढ़े लिखे आदमी हो यार, CO2 क्या होता है रेस्पिरेशन में? रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या होता है? यूटिलाइज होता है या कंज्यूम होता है। तो यहाँ क्या बोलेगा? या तो रिलीज कहेगा या इवॉल्व बोलेगा। यहाँ क्या बोलेगा? यूटिलाइज बोलेगा या क्या बोलेगा? कंज्यूम बोलेगा। तो ऐसे करके BCO2 अपॉन BO2 कर लो और इसको भी ऐसे बॉक्स बन। चलो, अब रेस्पिरेटरी क्विसेंट डिपेंड करता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होने जा रहा है, ठीक है। तो दो बातें हैं, एक बात तो यह है कि रेस्पिरेशन एरोबिक है कि एनएरोबिक है, ये डिसाइड करेगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसका ब्रेक डाउन होने जा रहा है, इसी पे आरक्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अलग अलग फूड मटेरियल के लिए, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए आरक्यू क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है आरक्यू।
चलिए पहले इसको देख लीजिए फिर नोट करिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या नोट किया है। तो सबसे पहले ये हमने लिखा हुआ है कि आर क्यूब, पहले तो ये बताइए होता क्या है, किसका रेशियो है, तो ये आप समझ चुके हो ना, PCO2 अपान BO2। चलिए तो ये किस पे डिपेंड करता है, आर क्यूब टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। देखो अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए ये वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो डिपेंड करता किस पे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। ठीक है, अगर आप आर क्यूब मेजर करना चाह रहे हो तो आप किससे मेजर करोगे, रेस्पायरोमीटर। एस्पायरो नहीं लिखा हुआ है, SPIRO नहीं, एस्पायरो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, रेस्पायरो। ये क्या लिखा है, एस्पायरो, है ना। इससे पल्मोनरी कैपेसिटी और वॉल्यूम मेजर किया जाता है, बाद में हम लोग जानेंगे। ये एस्पायरो नहीं लिखा, क्या लिखा है, तो जैसे एक उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल क्या लिखा है, गैनॉन्ग्स, क्या लिखा है, गैनॉन्ग्स रेस्पायरोमीटर। और तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर प्रोटीन, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते, इसी में आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इतने पॉइंट। इसके बाद से आरके हमने किसका किसका नोट किया है, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 1, फैट का कितना होता है 0.7, प्रोटीन का कितना होता है 0.9। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये देखो बहुत आसान है, PCO2 अपन BO2 करोगे और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व भी नहीं होगा, तो नीचे क्या लिखोगे, जीरो। और जैसे ही नीचे जीरो लिखोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, आर क्यू इनफाइनाइट। और सकुलेंट्स में CO2 रिलीज ही नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये लिखा है 0/BO2, ये लिखा है VCO2 अपान जीरो। तो यहाँ पे CO2 जीरो है तो क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे O2 जीरो है तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है, एक से ज्यादा। तीन हमने एग्जांपल लिखे हैं, क्या लिखा है, CMO, क्या लिखा है, CMO। तो C से है सिट्रिक एसिड, M से है मैलिक एसिड और O से है ऑक्जेलिक एसिड। वैल्यू जो है बढ़ते क्रम में है, 1.3 है, 1.33 है और फिर क्या है 4 है। जल्दी से ये पॉइंट याद करिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का 1 नहीं होगा, है ना, क्योंकि ग्लूकोज जब आपने पढ़ा है तो आपको इक्वेशन याद है ना रेस्पिरेशन का, बताइए क्या ये इक्वेशन है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, 6O2 है, तो बना क्या है, प्रोडक्ट क्या बना, 6CO2। तो 6CO2 अपान 6O2 वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या आएगा रेशियो, 1 आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का लिखा है 1, फैट का लिखा है 0.7, प्रोटीन का लिखा है 0.9, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का लिखा है BCO2 अपान O2 के जगह पे हमने कर दिया है जीरो, तो वैल्यू हो गई है इनफाइनाइट। सकुलेंट्स में, ठीक है, सकुलेंट ऐसा ना, कैम प्लांट जो है सकुलेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, BCO2 के जगह पे क्या लिखा है, जीरो अपान BO2, कुछ भी करो अभी इसमें क्या होगा, जीरो ही होगा ये। और ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है, एक से ज्यादा। लाइन से लिखा है CMO, क्या लिखा है, CMO। तो C से है सिट्रिक एसिड, M से मैलिक एसिड, O से है ऑक्जेलिक एसिड। ये बढ़ते क्रम में है, 1.3 है, 1.33 है और यह है 4, यह है 4। तो ऑर्गेनिक एसिड का RQ एक से कम होता है, एक होता है कि एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा। तो ये वैल्यू तुमने याद कर ली है, याद कर लिया, नोट कर लिया हो।
प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये भी ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आरक्यू डिपेंड करता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, कौन सा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो फिनिश कर लिए इसे। चलो भाई वैल्यूज बताओ, याद कर लिया है ना, चलो बताओ। कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, फैट का, प्रोटीन का, एरोबिक रेस्पिरेशन, सकुलेंट का, ऑर्गेनिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, मैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का, 4 होगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक एसिड का कितना, मोर देन 1, मोर देन 1 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, CO2 रिलीज होता है, तो रेशियो लेना है किसका, CO2 जो रिलीज हुआ है और ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है, उसी को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट कहा जाता है। ठीक है, या इसी को और क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रेशियो, क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोला जाता है। तो यहां पे जहां आरक्यू लिखा है यही ऐसे बराबर करके लिखिए, रेस्पिरेटरी रेशियो, रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए ट्रू एंड फॉल्स में दें, अगर आपने नहीं सुना तो आपको लगे नहीं रेस्पिरेटरी रेशियो कहां बोलते हैं, तो बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेशियो किसको, आरक्यू को रेस्पिरेटरी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो रेस्पिरेशन में यूज हुआ है। ओके, अगर कार्बोहाइड्रेट होगा सब्सट्रेट तो वो तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आरक्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि CO2 और O2 क्या है, बराबर है। देख लेते हैं, 6CO2 6O2 कितना आ गया, 1। इधर आ जाओ, एक बात और इधर देखो जरा ध्यान से, ये मॉलिक्यूल बना हुआ है एक, और ये फैट है, क्या है, फैट है, और इसका नाम है ट्राइपॉमिटिन। क्या नाम है, ट्राइपॉमिटिन नाम है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्राइपॉमिटिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, ट्राइपॉमिटिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए, नहीं तो सबसे आखिरी समय में इस मॉलिक्यूल को आपने देखा, आप कंफ्यूज हैं, ये प्रोटीन से लिया गया है ना, कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, कि ऑर्गेनिक एसिड है ना। फिलहाल ये प्रोटीन क्यों नहीं है, ये प्रोटीन क्यों नहीं है, ये मॉलिक्यूल अगर हम ऐसे लिख के दें C51H98 और वो 6, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है। क्या है, नाइट्रोजन नहीं है इसमें। नाइट्रोजन होता, भाई प्रोटीन होने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगा, है ना, लेकिन क्या नहीं होगा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, ठीक है, लेकिन रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। फिलहाल ये सब लफड़ा पालने से अच्छा है कि हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल को दो तीन बार रफ पे लिख ले, हम पहचान ले क्या है, फैट। ठीक है, तो ये है ट्राइपॉमिडिन, और इसका आरक्यू अभी तो पढ़ के आ रहे हैं फैट का कितना होता है। ठीक है ना, तो याद रखना रहेगा। एक बात और, एक बात और याद रखनी है, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं ये कहूं कि ये एक फैट का मॉलिक्यूल है, फैटी सब्सटेंस है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, हम कहें XYZ, हम कहेंगे एक फैटी सब्सटेंस है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सब पूरा इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे जेड, और जानना चाहेंगे एक्स वाई और जेड क्या है, और आप नहीं बता पाओगे, बता लोगे तो बता लो।
कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूटिलाइज हुआ? 145। CO2 कितना इवॉल्व हुआ? और वाटर का मॉलिक्यूल, चलिए याद रखना, इस इक्वेशन को याद कर लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। 1.7 है ये, ठीक है। प्रोटीन का क्या होगा? ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान बात? प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट नहीं हो सकते। देखिए सबसे आखिरी लाइन है ये, प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट नहीं हो सकते। इसको हाईलाइट करिए और इंपॉर्टेंट मार्क करिए। चलिए, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट RQ सबको याद हो गया? बता लोगे? कौन बता रहा? हाँ बता भाई, चलो। कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, ऑर्गेनिक एसिड, हाँ, सकुलेंट का, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रटना नहीं है, PCO2 अपन VO2 होता है, आप जानते हो ना कि एन, बैठो, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो 0 है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। सकुलेंट में क्या याद रखना है कि BCO2 0 है। अब 0 बाई कुछ भी 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। फैट का क्या होगा? हाँ, फैट का आएगा, ठीक है, तो याद रखना। प्रोटीन का आएगा, ठीक है ना, प्रोटीनो, प्रोटीनो, 9 फॉर 9, प्रोटीनो, प्रोटीनो, 9 फॉर 9, 0.9 है, तो ऐसे याद रखेंगे प्रोटीनो, ओके, प्रोटीनो, 9 फॉर 9, ठीक है ना। चलो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, फर्मेंटेशन के लिए 4 एग्जांपल क्या याद कराया? फर्मेंटेशन अगर आपको देखना, आप कहां कहां देख सकते हैं? 1 2 3 4, क्या क्या होगा भाई? कहां कहां देख सकते हैं? कुछ बैक्टीरिया में देख सकते हैं, कुछ फंगस में देख सकते हैं, एस्कल्टल मसल में, और जर्मिनेटिंग सीड में। 4 एग्जांपल याद कराया। कितने एग्जांपल? 4 एग्जांपल याद कराया है ना। जर्मिनेटिंग सीड भी है, जर्मिनेटिंग सीड भी है ना। हाँ, fermentation takes place under anaerobic respiration in many prokaryote और यूनिसेलुलर यूकारोट। फंगस क्या है? यूकारोट है। और ईस्ट क्या है? यूनिसेलर है। तो क्या लिखा हुआ है? यूनिसेलर। तो मेनी प्रोकारोट, जैसे बैक्टीरिया हो गया है ना, और क्या है? यूनिसेलर यूकारोट, और क्या है? जर्मिनेटिंग सीड। इसके अलावा एग्जांपल स्केलेटल मसल। तो ये नोट कराया है, ठीक है, दोबारा नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिलहाल इस स्टेटमेंट को आप जरा बॉक्स बंद करो और हाईलाइट करो, ठीक है। यहां से यहां तक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, ये तो आप जानते ही हो, अंडर एन एरोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकारोट, यूनिसेलर यूकारोट एंड इन जर्मिनेटिंग सीड। बॉक्स बंद करो। चलिए, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है रेस्पिरेशन में? हम्म, पक्का? क्लियर ना? चलो, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है?
रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, हाफ O2 बन गया O-2, सब नोट कराया है, बन गया O-2, फिर प्लस 2 प्रोटॉन जोड़ के क्या बना लिया? वाटर। प्रोटॉन जोड़ा तो क्या हुआ? वाटर बना, मतलब रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। इसको बॉक्स में बंद करो। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन अल्टीमेट या फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, और ये रिड्यूस होके क्या बना लिया है? वाटर बना लिया। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या कहेगा? ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया है? वाटर। ऑक्सीडाइज होके नहीं, क्या होके? रिड्यूस होके। बॉक्स को बंद कर लो। रिड्यूस होके बना लिया है, ठीक है ना? रिड्यूस। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, अब तो याद हो गया, कितनी बार ये बात हम लोग कर चुके। रेस्पिरेटरी पाथवे कैसा पाथवे है? एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, इसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होगा। और ये तो आप जानते ही हो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, किसको बोला जाता है ईएमपी पाथवे? व्हाट इज ईएमपी पाथवे? ईएमपी पाथवे क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है एम्डेन, मेयरहाफ एंड पार्नास पाथवे, ईएमपी। देख ही लिया है, ये आपने देख लिया है पूरा। हाँ, ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर क्या है भाई? क्रेब साइकिल का फर्स्ट मेंबर क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, ये सब नोट किया ना आपने? एक बार और नोट कर दें ताकि फाइनली आपको याद हो जाए किसी तरीके से। याद हो गया है? तो ये है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या लिखना था? बिल्कुल सही, तो ये है फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ केसी। ठीक है, क्रेब साइकिल का पहला मेंबर है। यहां क्या नोट करूं भाई? बिल्कुल सही, तो ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ना। C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना। C4 साइकिल का क्या होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा। C2 साइकिल का व्हाट इज C2 साइकिल? फोटो रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? फास्फोग्लाइकोलेट। क्या होगा? फास्फोग्लाइकोलेट। ये सब सवाल भी भूल रहे हो क्या तुम लोग? ठीक है, ये बताओ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C4 साइकिल की बात कर रहा हूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कहां चेंज हुआ है? बंडल शीथ सेल में कि मेसोफिल में? हाँ, सोच लो, अभी समय है तुम्हारे पास। कि गलत होगा तब याद करोगे। कहां? मेसोफिल में। कहां? मेसोफिल। ठीक है ना। कहां पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है? हाँ, बंडल शीथ में। ठीक है ना। कहां पे पारुविक एसिड बनता है? हाँ? बंडल शीथ में, जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है। मैलिक एसिड से क्या बन जाता है? पारुविक एसिड बन जाता है, क्योंकि एक कार्बन निकल गया। ठीक है, तो याद रखना। ओके, ठीक बात है। बाकी यहां देखो यार, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड 5 कार्बन का है, उसके पहले वाले 6 कार्बन के, उसके बाद वाले 4 कार्बन के। ऐसे सवाल जरूर आएंगे, आप याद रखिएगा कितने कार्बन के ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आप जानते ही हो। और बाकी Na-DH2 और Fa-DH2 का एग्जैक्ट स्टेप याद करने के लिए जो पाथवे आपने नोट किया है उसको याद करना। एक स्टेप छोड़ करके N आ रहा है, एक स्टेप छोड़ के N आ रहा है, एक स्टेप छोड़ के F आया है, एक स्टेप छोड़ के फिर N आ गया है। और F वाला तो आपको याद ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सक्सिनिक एसिड चेंज हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। वो स्टेप है जहां FAD किस में चेंज होता है? FADH2 में। और वो तो एंजाइम भी आपने याद किया है, क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसका कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन है? माइलोनेट। अब ये बातें अगर भूल गए तो बेकार ही है, ये सब सवाल बहुत हिट है, पूछे जाते रहते हैं। तो ये स्टेप याद ही है, तो अल्टरनेट पे आएगा एन करके।
फिलहाल ये एनसीईआरटी का फोटो है, याद होना चाहिए। ये नोट किया इसमें, ओके ये तुमने याद कर लिया इसमें, तो एक बात और देख लेते हैं। तो नोट कर लिया है, अरे ये नोट किया ना दोनों। देखो ये यहां देखना, एक ग्लूकोज से बाकी ये दो से पूरा क्या किया है, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये पूरा दो से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ग्लूकोज से बन गया दो पारुविक एसिड, ये तो ग्लाइकोलिसिस हो गया है ना। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना था हमारे पास, 8। लिंक पाथवे में कितना, 6 एटीपी, और क्रेब्स साइकिल में कितना, 24, 24 6 30 और 8 38, है ना। इस वाले साइकिल पे जैसे बना हुआ है ऐसे नोट करो जैसे लिखा हुआ है, जल्दी से। ठीक है, 1 ग्लूकोज से बाकी अब कुछ नहीं करना है, बॉक्स बना के 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी सभी मॉलिक्यूल क्या है, 2 है। ठीक है, तो सवाल सुनो, पारुविक एसिड से, सुन रहे हो ना, पारुविक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, क्या बना, है ना। कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। सवाल सुने हो, पारुविक एसिड से क्या बना है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, दो बार की, एक बार की, तीन बार, पक्का। पारुविक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम में बना है, कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, कितनी बार, तीन बार, कहां कहां, पहला जब पारुविक एसिड से बना एस्टाइल को एंजाइम में, दूसरा क्या है, जब ऑक्सैलोसक्निक एसिड से क्या बना है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ठीक है, और तीसरी बार अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम, ठीक है। चलो अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से सुनो, एसिटाइल को एंजाइम में से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, क्या बना है, एसिटाइल को एंजाइम में से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, हाँ, एक बार। तो सवाल सही से पढ़ के आंसर करना, जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं करना, नहीं तो बहुत फ्रीक्वेंटली चैप्टर में आपके आंसर गलत होंगे, फिर आप बार बार नोट पलटोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, ठीक है ना। चले तो आप ध्यान से पढ़ के करिएगा आंसर, जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं करना है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है यही है ना। तो और हाँ, क्रेब साइकिल सवाल करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि सिंगल टर्न के बारे में बात कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए पूछ रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए पूछ रहा है
तो क्रेब्स साइकिल के कितने टर्न हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर एक का पूछेगा तो अलग अलग है, ठीक है। जैसे क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में कितने एटीपी बनते हैं? जो बनता है वही नेट गेन है, तो क्या नेट गेन है? क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में क्या नेट गेन है? 12 एटीपी, जिसमें 11 बने हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से और एक बना है सब कुछ नोट करा लिया है भाई, दोहराना काम है आपका, दोहराइए उसको। क्या ये पूरा किया, इसको ऐसे किया 38, इस पे नोट किया ना इसी पेज पे, ठीक है। क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसका कितना % ही रिलीज हो पाता है? अभी तक नहीं याद कर पाए? लेस देन 7%, लेस देन 7%। ये रटा रटा है, एकदम होना चाहिए। लेस देन 7% है, लेस देन 7% है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, अल्कोहल का कंसंट्रेशन इसके लिए पॉइजन कब बन जाएगा? जब 12 से ज्यादा हो जाए, 12 से ज्यादा हो जाए तो पॉइजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉइजन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ईएमपी पाथवे का मतलब ये है, ई फॉर एमडेन, है ना, काफ्टो एमडेन ओटो मेयर हाफ एंड जे पाना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एमडेन एम्बडेन मेयर हाफ एंड पार्नास पाथवे कहा जाता है, ईएमपी पाथवे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे कहा जाता है, ठीक है।